नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम सोहित है दोस्तों। आज आपके सामने एक बहुत बड़े मुद्दे पर मैं डिस्कस करूंगा। अभी हाल ही में आपको पता चल ही गया होगा कि 4 राज्यों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 5 राज्यों में इलेक्शन था और जो एक मिजोरम राज्य रह गया है उसके आज नतीजे घोषित हो जाएंगे और उसके बारे में मैं आज आपके सामने शाम तक वीडियो लेके आऊँगा। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें आज आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा कि क्या 2024 में कांग्रेस बीजेपी को मात दे पाएगी। अभी हाल ही में जो नतीजे घोषित हुए हैं, क्या इसका इम्पैक्ट 2024 में आने वाले समय में पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं बात करूंगा कि जो दुनिया की प्रतिक्रिया है हमारे इलेक्शन को लेकर, वो कितना ज़्यादा सीरियस रहते हैं, कितना ज़्यादा वो भाग लेने की कोशिश करते हैं और क्या किस नज़रिए से वो हमारे इलेक्शन को देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास के लेक्चर सीरीज को लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घट रही थी। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, जो अभी 4 राज्यों के नतीजे घोषित हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि कैसे कैसे किस किस को कितनी सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों टोटल 230 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी को 164 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 64 सीटें मिली हैं कुल। वहीं राजस्थान में दोस्तों बीजेपी को 112 सीटें और कांग्रेस को 71 सीटें मिली हैं 199 सीटों में से। 119 सीटों में से दोस्तों तेलंगाना के अंदर 64 कांग्रेस को मिली हैं और बीआरएस को 40 सीटें मिली हैं। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को 54 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 34 सीटें मिली हैं। मोटा मोटी अगर आप देख सकते हैं तो सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। एक राज्य में दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनी है, बाकी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ये बातें आपको पता होगी और मैंने आपको थोड़ी सी बातें इसमें बताई। अब दोस्तों ये आपको पहले एनडीए का मैप दिखाई दे रहा होगा, पहले कैसी थी स्थिति भारत की, जो भारत में किस प्रकार की कौन कौन से राज्यों में किस किस पार्टी की सरकार थी। अब आपको ये इसमें दिखाई दे रहा होगा 2023 का जो इलेक्शन 5 राज्यों में हुआ। अब ये आप स्थिति देख पाएंगे भारत के राज्यों की कि कौन कौन सी पार्टी की किस किस राज्य में कौन कौन सी पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बातें दोस्तों मैंने इसमें आपको बता दी। जो मेरा फोकस है दोस्तों इस बात को लेकर है कि हमारे देश के अंदर जो 5 राज्यों में इलेक्शन का चुनाव हुआ है, इसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सारी दो दो जो 2 राज्य जो कांग्रेस के हुआ करते थे, वे दोनों के दोनों राज्य की जो जो सीटें हैं वो सारी की सारी बीजेपी के खाते में चली गई। क्या इससे आने वाले समय में तो जो 2024 का इलेक्शन है, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 2003 की बात करते हैं। पहले 2003 के अंदर इन राज्यों में भी इसी प्रकार से इलेक्शन होते हैं, मतलब पहले भी इसी प्रकार से इलेक्शन होते हैं। लगभग 20 सालों से इसी प्रकार से इलेक्शन चलते आ रहे हैं कि एक साल पहले इन पांचों के 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन होते हैं, फिर एक साल बाद इसके लोकसभा इलेक्शन होते हैं। 2003 के अंदर दोस्तों बीजेपी की तीनों के तीनों राज्य जीत लेते हैं 2003 में विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मिजोरम में तो मिजो फ्रंट की राजधानी थी उस टाइम पर दोस्तों। तेलंगाना राज्य नहीं बना था। ठीक है, तेलंगाना राज्य बनता है 2014 में, पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फिर 2004 के अंदर दोस्तों क्या आता है, लोकसभा के इलेक्शन आते हैं। वहां पर बनती है दोस्तों उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार। ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनती है लोकसभा में चुनाव में। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों 2008 का इलेक्शन होता है। 2008 के इलेक्शन में भी विधानसभा की सरकार, विधानसभा में इलेक्शन होते हैं। उसमें भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर 2 राज्यों में बीजेपी और 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार देखने को मिलेगी। फिर 2009 के अंदर दोस्तों लोकसभा चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भी फिर लोकसभा में क्या होता है कि कांग्रेस की सरकार बनती है, न कि बीजेपी की। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और आपको लोकसभा के अंदर भी फिर आपको बीजेपी की सरकार देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ से आंकड़ा एकदम बदलता है। 2018 में दोस्तों आपको ये तीनों के तीनों राज्य कांग्रेस के अंडर देखने को मिलेंगे और एक ये मिजो फ्रंट है और यहाँ पर आपको बीआरएस देखने को मिलेगी, क्योंकि 2014 से बाद दोस्तों बीआरएस की भी स्थापना हो जाती है, यानी तेलंगाना अलग स्टेट बन जाता है। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये बीआरएस, ये मिजो फ्रंट की सरकार है, ये बीआरएस की सरकार है। यहाँ पर जो 2018 का विधानसभा का इलेक्शन है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आपको किस प्रकार की क्या घटनाएं हो रही हैं। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि भाई 2018 का विधानसभा का इलेक्शन अलग होगा, 2019 का लोकसभा का इलेक्शन अलग होगा। अब भाई सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के नागरिक अवेयर हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या है। वो पहले तो चलो जैसा भी हुआ करता था, अपने जहाँ पर भी देखती थी इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेती थी। लेकिन आज के समय में पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के, चाहे राष्ट्रपति के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में आज के समय में सबसे ज़्यादा सीरियस लेती है आज की हमारी जनता। ठीक है, तो जनता के बारे में आप देख पाएंगे दोस्तों, ये जो 2018 का इलेक्शन है,
2018 के अंदर विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। इनमें तीनों के तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तीनों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर आप लोकसभा के इलेक्शन को देखेंगे वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है। तो इस आधार पर भी आप अपने आप को थोड़ा सा समझ पाएंगे कि हाँ, कि इन विधानसभा के इलेक्शन से कोई भी लोकसभा का इम्पैक्ट नहीं होता है। और वैसे तो दुनिया भी वैसे देख रही थी कि इन इलेक्शन से आप देख पा रहेंगे, तो मीडिया ने भी पूरा ज़्यादा प्रमोट किया है कि ये सेमीफाइनल, अगर सेमीफाइनल अच्छे से जीत लेते हैं तो फिर फाइनल जो आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है उसको फाइनल कहा है मीडिया ने। ठीक है, तो वो कैसे जीत पाएंगे। ठीक है, ये सब बातें हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने जो आपको बातें बताई हैं, आप समझ पाए होंगे कि क्या इनका इम्पैक्ट होगा, क्या आने वाले समय में जो 2024 का इलेक्शन है इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, वो तो आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ऐसे लॉजिकली थोड़ी बातें बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये तो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब लोकसभा में अब आने वाले समय में इलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों राज्यसभा में एक और बात है कि राज्यसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है। जैसे कि लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत है और विधानसभा में सभी के सभी पार्टियों का अलग अलग पूर्ण बहुमत है, लेकिन सेंटर में जब आप देखने को मिलते हैं तो स्थिति अलग दिखाई देखने को मिलती है। वहीं अगर आपके मन में सवाल आएगा, अगर कोई नहीं जानता है तो थोड़ा सा बातें मैं आपको बता दें। वो देखिए, बात दोस्त सबसे बड़ी बात होती है, अगर हमें किसी भी तरह का बिल लेके आना है या फिर संविधान के अंदर संशोधन करना है तो राज्यसभा के अंदर भी आपका पूर्ण बहुमत होना बहुत जरूरी है। जब लोकसभा में आपका बहुमत हो गया तो फिर आपको राज्यसभा के अंदर भी पूर्ण बहुमत होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अगर सभी स्टेटों में, मानने की बात है, सभी स्टेटों में आपकी बीजेपी की सरकार बन जाती है तो पूर्ण बहुमत राज्यसभा में भी हो जाएगा आपका, फिर आपका लोकसभा में भी हो जाएगा। ठीक है, 3 टर्म तक आपकी राज्यसभा की सरकार बनी रहनी चाहिए, मतलब राज्यसभा में उसके आधार पर ही आपका जो है राज्यसभा के अंदर भी पूर्ण बहुमत हो जाएगा। अब किसी भी संविधान संशोधन को कराने के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। 2/3 बहुमत लोकसभा में पास हो जाता है, फिर वो राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो मतलब राज्य संविधान संशोधन का वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इनको भी ध्यान रखना है, वो बिल आगे नहीं बढ़ पाता है। अब दोस्तों किन किन मुद्दों पर भाजपा की जीत हुई है ये तो बातें आपको पता होनी चाहिए, ये तो पता चल ही गया होगा। वैसे तो देखते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है भाजपा का वो हिंदुत्व का रहता है। दूसरा मुद्दा रहता है कि दुनिया में हमें विश्व गुरु बनना है। तीसरा मुद्दा दोस्तों आप पता लग ही गया होगा वैसे कि किस प्रकार से वो अपनी रणनीति को लेकर चलती है। दुनिया को हम दिखा देते हैं कि मोदी वहाँ पर जा रहे हैं, तो इस आधार पर भी, कूटनीति आधार पर भी, और 370 का धारा का मुद्दा और मंदिर का मुद्दा, ये सभी के सभी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं भाजपा के आंकड़े में। ठीक है, अब दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि जो गठबंधन की सरकार आपने देखने को मिलती है कि जो इंडिया नाम का गठबंधन है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट उभर के सामने नहीं आया है जितना होना चाहिए। कि भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां उसके अंदर काम कर रही हैं तो इतना ज़्यादा उभर के सामने नहीं है। लेकिन अकेली पार्टी जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने सबको मतलब धाराशायी कर दिया। ये सब बातें हैं, ये मैं इसके बारे में नहीं जाऊँगा कि फिर आप कहने लगेंगे कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, आप दूसरा कहने लगेंगे कि आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बस थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब दुनिया ने क्या क्या कहा है भारत के चुनाव को लेकर। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा था, हमारी जो पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं वो पाकिस्तान भी फॉलो करता है। पाकिस्तान के नागरिकों ने भी हमारे चुनाव को फॉलो किया है कि कितने राज्यों में, अगर इन राज्यों में सारे के सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं फिर आगे आने वाले समय में 2024 में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पाकिस्तान वाले खुश हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बोलेगा कि हमारे देश में जो जो जम्मू कश्मीर है उसमें 370 हमने हटाई थी, तो कहीं ना कहीं हम नेगोशिएट कर सकते हैं कांग्रेस की सरकार के साथ। कांग्रेस कहीं ना कहीं हमारे देखने को मिलेगा कि जो पहले, क्योंकि जब 370 हटाया गया था कांग्रेस ने उसको अपोज किया था, कांग्रेस ने उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है और आने वाले समय में 2024 में आपको देखने को मिलेगी कि बीजेपी सरकार फिर आ सकती है या नहीं आ सकती। अब आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दुनिया ने इसके बारे में दोस्तों ये तो बातें कही हैं। और दूसरा दोस्तों, अमेरिका भी हमारे इलेक्शन को देखता है कि अगर गठबंधन की सरकार आती है, कि गठबंधन की अगर सरकार आएगी तो कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो उसको देश में चला के रखेगी। तो इस आधार पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं उनके भी मुद्दे अपने अपने उठने लगते हैं और फिर वो इसी हिसाब से रणनीति अपनी बनाने लगते हैं। जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन, जो भी देश विदेश हैं, वो सभी के इसी प्रकार से अपनी रणनीति बनाने लगते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स की तरफ को देखते हैं। कि जैसे भाई अगर भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है, हमारी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोग्राफी है, सबसे बड़ी जनसंख्या है हमारी दुनिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ता है, हमारी पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ता है।
ठीक है। अब दोस्तों आपको एक और मुद्दा देखने को मिलता है कि दुनिया में, हमारे देश के अंदर जब राज्यों के इलेक्शन होते हैं तो फ्री बीज बांटी जाती हैं। जैसे हमने आपको ये यूनिट फ्री देंगे, हम अपने लोगों को ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे, हमने इतना अनाज देंगे। तो कुछ बातें मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों बीजेपी का वादा था 3100 रुपये पर क्विंटल का हम धान की जो एमएसपी है उसको देने का वादा करते हैं। और कांग्रेस ने दोस्तों 3200 रुपये पर क्विंटल धान की जो मतलब उसको पर क्विंटल के हिसाब से एमएसपी देंगे। और 200 यूनिट दोस्तों फार्मर के लिए फ्री कर दी जाएगी। राजस्थान के अंदर भी दोस्तों सब्सिडी बांटने की बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा। जैसे 500 जो सिलेंडर है उसको कम कर दिया जाएगा 500 रुपये तक, लगभग 500 रुपये सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा। और फ्री जो इंटरनेट है वो महिलाओं के द्वारा फ्री इंटरनेट दिया जाएगा, वुमेन को उसमें मोबाइल भी दिया जाएगा। और एक मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहन योजना करके एक योजना है जो अगस्त में शुरू की गई थी, जिसमें महिला को 1000 रुपये दिए जाते हैं, वो उसको बढ़ाकर 1250 रुपये किया जाएगा। तो ये सभी के सभी फ्री बीज हैं। इनको कहा जाता है इकोनॉमी का डिस्ट्रॉय। मतलब कह देते हैं कि जैसे ही ये सब चीज़ें बांटी जाती हैं तो आपको उसके बदले में लेना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति कहते हैं कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करके रखना है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें हम बांट रहे हैं उसके बदले में हम उनसे कुछ लें। कि भाई आप इस तरीके से अगर चीज़ को यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ऐसी जगह यूज करिए कि उसको जो इकोनॉमी में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करे। ऐसा नहीं कि आपने उसको ऐसी जगह यूज कर लिया कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है हमारी इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता है तो उसकी स्कूल में जाने की फ़ीस बढ़ा कम कर दी जाए। तो इस आधार पर भी दोस्तों यहाँ पर भी इसको देखने को मिलता है कि अगर कोई हम फ्री बीज दे रहे हैं तो उसके बदले में रिटर्न हम कुछ लें। ठीक है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है आपको। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं कि दुनिया की क्या नज़रें होती हैं हमारे इलेक्शन को लेकर। दूसरा, इसमें जो फ्री बीज होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तीसरा दोस्तों, आने वाले समय में जो अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार जीतती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। थोड़ा सा आंकड़े उकड़े के बारे में मैंने बात की है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज को ला रहा हूँ। 1 या 2 दिन में आपको मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घट रही थी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।